चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो। कल की क्लास में हम सभी लोग देखे थे वायु प्रदूषण। क्या देखे थे? तो आपने देखा कि वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा। वायु प्रदूषण को फैलाने वाला प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन है ये भी आपने देखा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन सी है वो भी आपने देखा। और फिर हमने मुख्य रूप से बोले कि वायु को प्रदूषण दो चीजों से होता है, पहला गैस से और दूसरा सॉलिड पार्टिकल से। लेकिन वह सॉलिड पार्टिकल की आकार आकृति कितनी होनी चाहिए? 2.5 माइक्रोमीटर। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने बोला कि वायु तो प्रदूषित हो गया था सर, लेकिन उस प्रदूषित वायु को ठीक करने के लिए हम लोग दो डिवाइस का उपयोग करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? पहला स्क्रबर। स्क्रबर में क्या किया जाता है सर? एक तरफ से धूल कण को डाला जाता है और उसके बाद उसमें पानी का कस के प्रेशर का फुहारा मार दिया जाता है, तो उस वायु में उपस्थित धूल कण और गैसें जो विषैली होती है सब के सब नीचे क्या हो जाती है? दब जाती है और इधर से शुद्ध हवा निकल जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? स्क्रबर की क्रिया हमने ये भी आपको बताया कि ये हम लोग नगर निगम के क्षेत्र में जो आते हैं शहरी इलाका में स्क्रबर होते रहता है। आप देखते होंगे ट्रक उरक चल रहा है तो पानी ऐसे करके मार रहा है रोड पर, ऐसे ऐसे करके, अरे मारते रहता है, यही स्क्रबर है। वो कर क्या रहा है? वायु में उपस्थित धूल कण को नीचे दाब रहा है। हल्की फल्की जो गैसें हैं उसको भी दबाने का, हालांकि ज्यादा मात्रा में नहीं दबेगा लेकिन कुछ मात्रा में दबाने का काम कर रहा है, वायु शुद्ध कर रहा है। फिर आपने क्या देखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या था सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर? ये था क्या सर? हमने क्या किया था? धूल कण को ऋणावेशित कर दिया था, धूल कण पर निगेटिव चार्ज चढ़ा दिए, उसके बाद अगला में पॉजिटिव चार्ज का एक प्लेट लगा दिए और इस धूल कण को हमने क्या कर लिए? चिपका लिए। और दूसरा तरफ से कैसा वायु निकल गया था? क्लीन। एकदम आसान तरीके से हम लोग देख लिए थे। अब आइए अगली बातें देखो बाबू। अब तो ये तो बात हो गया वायु प्रदूषण हो गया सर, वायु प्रदूषण हो गया, तब इस डिवाइस का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। लेकिन बताओ, वायु प्रदूषण होगा तब इस डिवाइस का प्रयोग करेंगे? इससे अच्छा है कि भाई साहब इस डिवाइस का प्रयोग करना ही ना पड़े, ऐसा कुछ दिमाग लगाइए। समझ रहा है बात को? तो आइए जरा कुछ वाहन वायु प्रदूषण, मतलब वाहन के द्वारा जो वायु प्रदूषण होते हैं उसे नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम और कानूनें लाई गई, हम वो आपके सामने बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे जाने से पहले आप एक छोटा सा डेटा जानिए। सन 1990 ईस्वी की अगर बात करें तो सन 1990 ईस्वी में पूरे विश्व में 41 शहर ऐसे हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के अंतर्गत आते हैं, मतलब भयानक प्रदूषित शहर के गिनती आते हैं। कई शहर? 41 शहर पूरे विश्व में। पूरे विश्व में टोटल कितने शहर बताएगा प्रदूषित था? तो आप कहिएगा 41। कितने? 41। जिसमें से चौथा नंबर पर हमारा कौन आता है? दिल्ली आता है चौथा नंबर पर। ये डाटा कब का है? 1990 का। आज के समय में दिल्ली नंबर 1 पर आता है। दिल्ली नंबर 1, सबसे 41 प्रदूषित शहर है ना, उसमें से नंबर 1 पर हमारा कौन आते हैं? दिल्ली आता है। आइए जरा अगली बातें हम अगर आपके सामने करें तो दिल्ली जब इतना प्रदूषित है बाबू, इतना प्रदूषित है दिल्ली, तो थोड़ा सा दिल्ली के बारे में जो केस हो रही है, समस्याएं हो रही है, लोगों को फेफड़ा तेफड़ा अगड़म बगड़म बीमारियां तिमारी हो रही है, तो सर इस केस का स्टडी करना बिल्कुल जरूरी है। अरे है कि नहीं है? तो दिल्ली केस स्टडी हम क्या देखेंगे? एक छोटा सा टॉपिक है दिल्ली केस स्टडी। क्या है दिल्ली केस स्टडी? दिल्ली केस स्टडी में क्या होता है? एक व्यक्ति को लगा कि दिल्ली पूरा प्रदूषित हो रहा है, पूरा का पूरा इस प्रदूषित के कारण पूरा दिल्ली के व्यक्ति चपेट में आ रहा है। तो इसको ना देखते हुआ वह बच्चा, वह इंसान को लगा कि हम नहीं देख सकते हैं हमारे देश, हमारा प्रदेश इस प्रकार से बर्बाद हो और हम इस प्रकार से हम चुपचाप बैठ के हाथ में हाथ रख के नहीं रह सकते हैं। तो एक आदमी ने क्या किया, एक सिंपल आदमी, सिंपल नागरिक ने क्या किया? ये चला गया, ये जनहित याचिका डाली। जनहित याचिका का मतलब क्या होता है? पिल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लैटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लैटिगेशन डाली, पब्लिक इंटरेस्ट लैटिगेशन। पिल का मतलब होगा पब्लिक इंटरेस्ट लैटिगेशन डाला गया।
और उसमें लिखा गया, ये इस व्यक्ति ने क्या किया, उसमें लिख दिया कि देखिए दिल्ली के प्रदूषण में ऐसी समस्याएं हो रही है, इससे हमारा दिल्ली का हर एक व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके लुंडी सूत्री बहुत सारी बातें लिखा और जाकर सुप्रीम कोर्ट के एक समझो कि याचिका मतलब लेटर बॉक्स में से समझ जाइए कि क्या कर दिया, डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इस चीजों को देखा तो लगा अरे बड़ा गंभीर चीज लिखा गया है इस पेज में भाई साहब, ये तो काफी लगता है पेचीदा बातें हैं, हमारा दिल्ली रियल में प्रदूषित है। जब इस पर अध्ययन किया गया, इस केस का स्टडी किया गया तो रियल में पता चला कि दिल्ली की वायु प्रदूषित है और इससे बहुत लोग क्या है बीमार हो रहे हैं। समझ रहा है, एक नॉर्मल इंसान समझ रहा है, याचिका डाली का मतलब समझ रहा है, अरे समझ जाओ, मेरे को पीछे में कंप्लेन बॉक्स डाल दिए। अब हमने बोला कि मेरे कोचिंग में आपके मेरे द्वारा पढ़ाई गई पढ़ाई को आपको कैसा लगा, आप लोग लिख के डालिए। तो आप लोग ने आप जिस प्रकार से ओपिनियन हुआ उसमें क्या कर दिए, डाले। तो हमने किसी का देखा, कोई अच्छा लिखे कोई खराब लिखे, तो हम उसमें देखा कि अच्छा खराब ये चीज लिखा है तो इस पर हमको क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो वही चीज याचिका डाला सुप्रीम कोर्ट में, एकदम डायरेक्ट डाल दिया व्यक्ति, सिंपल व्यक्ति डाल दिया जी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट उस चीजों को देखा तो एकदम तुरंत एक्शन में आ गया, एकदम एक्शन में आ गया कि अरे बचाओ दिल्ली को, मर जाएगा दिल्ली के लोग, बचाओ दिल्ली को, दिल्ली खत्म हो जाएगा। तुरंत दिल्ली के सरकार ने कोची में आ गए, एक्शन में आ गए। और एक्शन में आयला के बाद तुरंत में 4-5 गो फैसला ले लिए। सबसे पहला फैसला आया कि जितनी भी पुरानी गाड़ी है सबको बंद करो। थोड़ा ज्यादा हो गया, एकदम तुरंत बंद कैसे करवा दिए भाई साहब। रात में ऐसा याचिका डाला, उस सूचना को पढ़े और तुरंत में लगा दिया गया जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं सबको क्या किया जाए, बंद किया जाए। पता चल रहा कोई आदमी बीवी के बैठैले हो और 40 साल के गाड़ी भुड़भुड़िया हो और लेके बीवी के बैठा के जा रहा, अब बीच में धर लो दिल्ली पुलिस, उतरिए आपका गाड़ी 40 साल का है, चलिए आपका थाना लेके चलेंगे। ले बेचारा ससुराल जा रहा, लब जाए पर तोरा थाना। समझ रहा है, इतना भी ज्यादा एक्शन में नहीं आना चाहिए। समझ रहा है, तुरंत एकदम एक्शन में आ गया, जितनी भी पुरानी गाड़ियां थी सबको क्या कर दिया, बंद कर दिया। बोला कि पुरानी गाड़ियों का इंजन जो होते हैं डैमेज कर जाते हैं, या इंजन के डैमेज करने से वहां पर कुछ खास प्रकार से जिस प्रकार से ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसका अपघटन अच्छा से नहीं हो पाता है, जिसके कारण प्रदूषित क्या होते हैं, प्रदूषण ज्यादा फैलते हैं। उस पर बैन लगा दिया साला अचानक एकदम। अब जरा पास तो उतना महंगा गाड़ी हो, पुराना गाड़ी हो, कोई काम लायक है नहीं हो, ऐसा होगा। उसके बाद कहा गया कि पेट्रोल और डीजल में, याद रखिएगा, पेट्रोल और डीजल जो यूज करना है वो कैसा यूज करना है, लीडलेस का मतलब क्या होता है, शीशा रहित। मतलब उसमें शीशा का ज्यादा उपयोग, शीशा का उपयोग करना ही नहीं है, शीशा का उपयोग नहीं करना है। शीशा का परमाणु संख्या कितना, 82 शायद होता है, लगभग 82, ध्यान दीजिएगा। तो कहा गया कि पेट्रोल डीजल जो भी आएंगे उसमें आप किसका प्रयोग नहीं करते हैं, कर सकते हैं लीड का, क्योंकि लीड का प्रयोग किया जा रहा था क्योंकि ज्वलनशील के कारण थोड़ा सा लंबा समय तक ज्वलनशील रहता था और इससे क्या होते थे, माइलेज ज्यादा देते थे। तो अब डायरेक्ट सरकार ने कह दिया, लेकिन माइलेज तो ज्यादा दिया लेकिन यह बाइक को क्या कर रहा था, प्रदूषित कर रहा। तो बोला कि जो भी पेट्रोल और डीजल आएंगे उस पेट्रोल डीजल क्या होंगे, शीशा रहित होंगे, उसमें शीशा का यूज, लीड का यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि भाई साहब तो माइलेज कैसे मिलेगा, तो बोला कि उसमें ईंधन, जो भी ईंधन आप प्रयोग कर रहे हैं, यहां तक नहीं, ईंधन में सल्फर का भी प्रयोग किया जाता है माइलेज के लिए अच्छा तरीके से माइलेज दे। अब पता चला कि सल्फर जो प्रयोग किया जा रहा था वो भी कहा गया कि सल्फर का प्रयोग आप क्या करें, कम करें, सल्फर का भी प्रयोग क्या करें, कम करें। एकदम डायरेक्ट हम सब चीज को एकदम अलग प्रकार से तरीके बदल दिया जी। पहला नंबर में क्या किया, पुरानी गाड़ियों को बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुरानी गाड़ियों को बंद करो। दूसरा नंबर में शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करें। अगला नंबर में क्या कहोगे, ईंधन में सल्फर का प्रयोग क्या करें, कम करें, क्योंकि सल्फर आप जानते हैं कितना खराब सल्फर है, कि किस प्रकार से सल्फर ऑक्साइड ने किस प्रकार से वायु को प्रदूषित किया। आपने देखा ना कि जल के साथ भी जुड़ता है तो क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, वो भी नुकसान कर रहा है। तो ये सल्फर का क्या करें प्रयोग, वरना आप यूज कीजिएगा धुआं के रूप में, फिर सल्फर निकलेगा, मोनोऑक्साइड निकलेगा और यह वायु को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। तो कहा कि कम प्रयोग कीजिए। उसके बाद सबसे अच्छी बात कही गई कि देखिए हम अब इतना सब चीज आप कर दीजिएगा तो कौन गाड़ी चलाना चाहेगा, माथा खराब हो गया लोगों का। अब ये सब का प्रयोग कम मात्रा में होगा भाई साहब तो माइलेज भी कम जाएगा, तो कौन आदमी दिमाग खराब करेगा। तब कहा कि आप लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाली गाड़ियों का क्या करें, प्रयोग करें। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मतलब क्या होता है, सीएनजी।
संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड करके इस गैस को बनाया जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल प्रकार से बनाया जाता है, तो ये क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, दबाना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सीएनजी। सीएनजी का प्रयोग करें। सीएनजी से प्रदूषण तो फैलते हैं लेकिन नाम मात्र, मतलब फैलवे नहीं करता है, बस ऐसा समझ जाओ। समझ रहा है बातों को, चलिएगा। तो ये सब चीजों कहा गया। दिल्ली का सरकार का तो भाई फैसला तो अटल आया, मस्त आया, इसमें कोई दुमात नहीं है। और इसी को देखते हुए 2002 ईस्वी में जितनी भी सरकारी बसें चल रही थी, सारे के सारे बसों को 2002 ईस्वी में क्या कर दिया गया, सीएनजी कर दिया गया। याद रखना ये डेटा को। सबसे पहले सीएनजी बस दिल्ली में कब चला था, 2002। कब चला था, 2002 ईस्वी में चला। और जब 2002 में पूरा का पूरा सीएनजी वाला जब चलने लगा तो 2005 में दिल्ली में प्रदूषण की क्या आई, वायु प्रदूषण की कमी आ गई, कमी आ गई, 2005 में कमी आ गई। अभी तो बहुत प्रकार के नियम कानून दिल्ली में लगे हैं प्रदूषण के लिए, लेकिन भाई साहब मत कहो, दिल्ली कभी अगर गए होगे तो तुमको पता होगा। हम तुमको बताते हैं, हम दिल्ली को खराब नहीं बोल रहे हैं, कहने का है दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन दिल्ली फेफड़ा मरीज वालों की है, दिल्ली दिल्ली समस्याओं वाले की है, समझ रहा है, दिल वालों की वहां कोई नहीं। दिल किसी का अच्छा रहता ही नहीं है। दिल कब अच्छा रहेगा, जब मेरा फेफड़ा अच्छा रहेगा, फेफड़ा ऑक्सीजन अच्छा देगा तभी ना दिल अच्छा रहेगा। अब फेफड़े वहां पर इंसान का अच्छा नहीं है तो कैसे रहेगा दिल वालों के लिए दिल्ली अच्छा। अब क्या देखा गया, ध्यान दीजिएगा। हम जब गए थे दिल्ली तो हम आपको बताते हैं, हम एग्जाम देने के लिए गए थे जी। स्टेशन पर उतरे, जंक्शन पर उतरे। हम जीवन में कभी, अरे कोई भी इंसान पहली बार ना कोई काम करता है जी, उसके बाद है ना दोबारा करता है। तो हम दिल्ली में उतरे तो हमको पता नहीं चले, बाप रे इतना भयानक जंक्शन, पता नहीं चलता है कितना जंक्शन, कौन जंक्शन पर उतरे, कैसे निकलना है, कैसे ढुकना है। पटना में अपल बला जाइएगा, तो ये तो पटना आना जाना हुआ तो भाई चलो धीरे धीरे सीख गए, जान गए। उतार दिया, पता नहीं चल रहा है करने जाना है नहीं जाना है, 2-3 से पूछ लिया, बुड़वक तो नहीं है। निकले निकले रोडवा पर से, और निकलियो ने भैया एकदम हे पैखानमा के टंकिया के पनिया एकदम रोडवे पर, एकदम पूरा हकीकत बता रहे हैं, एकदम टंकिया के उन्हें। अब जाना ही कैसे करके वहां पैखाना 5 रुपया। हमारा पहली बात पता चला ना, अभी तक तो हम बिहार में जान रहे थे कि खाए का केवल पैसा लगता है, लेटरिन पैखाना करे पैसा नहीं लगता है। पहली बार दिल्ली में गलियो तो पता चल लो कि लेटरिन और पैखाना करे कि खाए के भी पैसा लगो और पैखानो करे पैसा लगो, मतलब खोबो कर। अब 5 रुपया 10 रुपया लेता है और पैखाना भी करिए, और पैखाना उन्हें आदमी कर रहा है, और पैखाना का टंकी भूर था जी, हम जानते हैं पूरा प्रॉब्लम होगा। और इन्हें से इन्हें उपला रहा है, और इन्हें पूरा रोडवा परी। और हम देख लियो गे मैया अब कैसे पार होइयो। और सब आदमी ऐटा देल हो, सब ऐटा पर ऐसे करके कोई लुगा पहन ले वैसे करके, ऐसे करके ऐसे से करके, ऐसे से करके ऐसे कर, ऐसे करके इन्हें अलगे अलगे रूप में चल रहा है अपना अपना रूप में चल रहा है। अब हमको उसी प्रकार से, उसी चल कभी देखना ना इस प्रकार से बदबूदार गमकदार, तो हमको देखे तो मेरा मन भिड़क गया। और वहां दिल्ली में प्रदूषण के बहुत कारण है जी, जनसंख्या आबादी भी बहुत सारा है। अब पता चला जब वहां बिहार चले गए, और हमको एक जगह कहा ना, हरियाणा के, जब हरियाणा भी उसी का बॉर्डर लगता है दिल्ली का, हमको रोड पार करने की बारी आई। तो जब रोड पार करने की बारी आई ना, तो 1-2 लाइन हम बिहारी आदमी बेचारा 4 लाइन 2 लाइन पार करते हैं या सिंगल लाइन पार करते हैं, वो जहां पर 16 लाइन हो, मतलब पते नहीं चलेगा। एक लाइन यहाँ, एक गाड़ी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, हाय 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 हाय। हम रोडवा की पार पटी हो, हम सोच लियो कि इन्हें जियो, समझ ही में नहीं आ रहा है कि अब जियो कैसे। रोडवा की पार पटी हो और ऊपर हम जाए ले सोच रहे हैं, समझ रहा है। अब उसके लिए अगर अब ब्रिज बनल रहता है जगह जगह पर ही, तो वहां पर हम गए तो हमको लगा हम रोडवे पार कर लेंगे, काहे कि वहां से अभी अगर रोड पार करे के हो ना, तो अभी वो टेम्पू लो, टेम्पू का किराया लो, और तुमको ब्रिज के पास पहुंचाएगा। और किराया तो मनमाना बहुआ, गरीब का बाल बच्चा नॉर्मली की बात अगर देखा जाए तो वहां पर मांगेगा 100 रुपया, हम कहाँ से देंगे। अब हम करेगा, हमको लगा कि बैंक हम पार करेंगे, हम लोग दिल्ली गए थे फ्री में, और रोजा पर ही हम टेम्पू के पैसा देवल जाएंगे। अब हमको लगा अब कैसे पार हुई हो, कैसे पार हुई हो, पार हो ही नहीं जा रहा है, हो ही नहीं जा रहा है। एकदम घाए घाए गाड़ी इतना चलता है, इतना गाड़ी चलता है कि तुम सोच नहीं सकते हो, नहीं पार हो सकते हो। लेकिन हम तो भाई ठहरे बिहारी, एकदम ऐसे करके ऐसे कैलियो, ऐसे करके ऐसे गेलियो, फिर यहाँ तक कैलियो एकदम हाय 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 हाय, अब लोग अभी नहीं करे फंस गेलियो। अब औसी करते करते एक रोड, केवल सिंगल रोड पास किए होंगे हम आधा घंटा में, हमारा तो लग खत्म हो गई, हम खत्म हो गई। ओकर बाद बीच में डिवाइडर था ना, तो लगा नहीं हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ये रिक्स हो वहीं के नहीं भीतर चल जीवो। हम आराम से फिर बोलते बोलते बीच वाला डिवाइडर जो होता है उसी लाइन में बोलते बोलते गेलियो ब्रिज के पास, और फिर वहां से चढ़ के पार करियो, नहीं पार हो पाए हम।
यहाँ तक ना अगर कोई गाड़ी अगर पीछे अगर ब्रेक मार दे ना अचानक, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई ब्रेक मार देगा ना तो पीछे का 10 गाड़ी वाला पर चढ़ जाएगा, अचानक नहीं ब्रेक लग पाएगा जी। एकदम पीछे एकदम मानो 170 के स्पीड से भागता है, पीछे एकदम उतने के स्पीड से आ रहा है, तब ब्रेक में मारेगा तल तक पर चढ़ के उन्हें कूद जाएगा, 3 गो के लपेट लेगा। समझ रहा है? एक मरते 10-10 15-15 गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, भयानक होता होगा दिल्ली में, अगर होता होगा तो। दिल्ली के एक्सीडेंट का कभी दिखाता ही नहीं न्यूज वाला, तो दिखावे तब ना पता चले, इसी कारण नहीं दिखाता होगा, हो सकता है कि खतरनाक होता है। समझ रहा बात को? यहाँ तो देखो ना, यहाँ वो गाड़ी चल रहा है तो वहाँ गाड़ी चल रहा है, ऐसा होता है। हम लोग में तो एक्सीडेंटल कुछ नहीं बाबू साहब, दिल्ली बहुत खतरनाक एरिया, बहुत खतरनाक, बाप रे बाप। हम देखे तो हमको एहसास हो गया कि नहीं बाबू खतरनाक है। तो बताइए उतना गाड़ियां चलती है तो सारा का सारा गाड़ियां यदि सीएनजी से होगा, खाली बस को कर दिया गया सीएनजी, तो बताइएगा एयर पोल्यूशन कम गया। तो सारी गाड़ियां को अगर सीएनजी कर दिया जाए तो एयर पोल्यूशन में कुछ तो कमी आएगी। और यही हुआ भी आज के समय में दिल्ली में, बहुत सारी, एक आध गाड़ी चलेगा तो वैसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली गाड़ियां सब क्या चलती है, सीएनजी पर ही चलती है। बात समझ में आया? ये सारी बातें हो गया। अब सवाल एक बातें ये है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब सवाल यह है कि सर आपने पेट्रोल और डीजल को क्यों यूज करने से मना कर रहे हैं? हम इसलिए मना कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को इसलिए हम यूज करने से मना कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसे जलाते हैं, बर्निंग करते हैं, तो जलाते समय इसमें कुछ क्या चीज का निर्माण होता है, अज्वलनशील पदार्थ का निर्माण होता है। अर्थात किसका निर्माण होता है? हाइड्रोकार्बन। अज्वलनशील पदार्थ कौन सी है? हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। जब आपका इंजन पेट्रोल और डीजल को जलाता है ना, तो उस समय कौन सी निर्माण होता है? हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। और हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का क्या है? अज्वलनशील पदार्थ है, ये जलता ही नहीं है, अज्वलनशील पदार्थ है। और एक उदाहरण है अज्वलनशील पदार्थ का, जैसे कि कौन? 3,4 बेंजोपायरीन, या फिर क्या कहोगे, बेंजीन। या हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? निर्माण होता है जी। ये हाइड्रोकार्बन की वजह से वायु क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, प्रदूषित होता है। वायु क्या होता है? प्रदूषित होता है। जबकि यही बात अगर किया जाए सीएनजी का, तो सीएनजी के प्रयोग जब हम करते हैं तो इसमें भी बनता है हाइड्रोकार्बन, लेकिन एकदम कम मात्रा में बनता है। और हाइड्रोकार्बन के कारण ही क्या है? वायु प्रदूषित है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को प्रयोग नहीं करना चाहिए पेट्रोल और डीजल का। आपसे कह देगा पेट्रोल और डीजल का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपको कहना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल का प्रयोग वाहनों में इसलिए नहीं करना चाहिए, यहां तक तो बोलने हैं, क्योंकि इसे करने से कुछ अज्वलनशील पदार्थ जैसे कि हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? निर्माण। हाइड्रोकार्बन बोले तो बेंजीन का निर्माण होता है। ऐसे ऐसे चीजों का निर्माण होता है सर, जो वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। और वायु को प्रदूषित जब करता है तो हम लोग को स्वच्छ वायु नहीं मिल पाते हैं, जिससे बीमारियां फैलती है। फैलती है कि नहीं फैलती? एकदम सीरियस अच्छे से बोलना है, एकदम ऐसा लिख दो ना कि उस अगला आदमी लगे ना कि कोई प्रोफेसर लिख दिया है। लेकिन जबकि अगर यही चीज अगर हम सीएनजी का प्रयोग करते हैं, तो सीएनजी का प्रयोग करने से हाइड्रोकार्बन तो बनते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी काफी कम मात्रा में बनती है। इसीलिए हम लोगों को पेट्रोल और डीजल को त्याग करके किसको उपयोग करना चाहिए? सीएनजी का। किसका उपयोग करना चाहिए? सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। और भी बहुत कारण है सीएनजी का प्रयोग क्यों करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। 2 नंबर का पूछ देगा, सीएनजी का उपयोग किस कारणों के करना, क्यों करें भाई सीएनजी का उपयोग? तो सबसे पहला नंबर में तो आपने देखा कि इसमें हाइड्रोकार्बन जो होते हैं क्या होते हैं? पहला देखा लिया, क्या होते हैं? कम बनते हैं। दूसरा नंबर में सीएनजी की चोरी नहीं हो सकती भाई साहब, सीएनजी की चोरी नहीं हो सकती है। जनरली अगर गांव घर की अगर बात करें तो अगर गाड़ी घोड़ा आपका लगल रहेगा ना, तो टंकिए से डायरेक्ट जो आता है पाइपवा, उसको आसानी तरीके से खोला जा सकता है। पता चलो कैसे करके खोल लेको, ऐसे क्लिपा हटा के और भर लेको, तो चोरी हो गया। अरे छोड़ो, ये तो छोटा स्तर हो गया। बड़ा बड़ा गाड़ियां क्या करेगा, ऐसे करके पता चला कि बहुत भयानक तरीके से एकदम बड़का जो 500 हजार लीटर का बड़का ट्रक में होता है टंकियन, आसान तरीके से चोरी किया जा सकता है, आसान तरीके से चोरी कर दिया जाएगा। नहीं किया जाता है, तेल की चोरी होती है, ड्राइवर लोग करते हैं, उनको पता होगा, वरना 6,000 8,000 में ड्राइवर खटता है जी, उसको पैसा कैसे बचेगा? तो यही डीजल चोरी से बचता है पैसा। समझ रहा है? कहीं कहीं उसका अपना तरीका होता है, वो उतना हम क्या बताने लगे, पूरा ड्राइवरे के पढ़ाई लगी हो। चलिएगा, तो जाहिर सी बात है कहीं कुछ ना कुछ चलाने में उनका अपना आइडिया होता है कि कहीं अगर ढुलाव आ गया तो इंजन को फ्री कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इंजन नहीं चालू होगा तो क्या होगा जी? तेल खपत नहीं होंगे। मालिक को तो बोल दिए कि यहाँ से वहाँ हम आए, यहाँ से वहाँ आए तो भाई इतना तेल खपत हुआ, उतना तेल को निकाल को क्या कर दिए? बेच दिए। तो इससे तेल की क्या हो रही है? चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? बात अलग है, गाँव में तेल की चोरी होती है, लेकिन अगर शहर की अगर बात करें, अगर मोटरसाइकिल लगल है तो गाड़ियां सहित चोरी हो जाता है। ये अलग चीज है, लेकिन होता है। यहाँ पर शहर है तो ये हाई लेवल का है, तो हाई लेवल का सोच भी रखेगा। हाई लेवल का गाड़ियां चोरी हो गया। यहाँ पर अगली बातें अगर करें तो
इसमें किसी भी प्रकार के सीएनजी में कोई मिलावट आप नहीं कर सकते हैं, जबकि आप पेट्रोल और डीजल में मिलावट कर सकते हैं, इसमें मिलावट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद और भी बातें हैं कि सीएनजी जो होती है आपकी क्या होती है, पेट्रोल और डीजल से सस्ती होती है, पेट्रोल और डीजल से सस्ती होती है। तो ये सभी कारणों के वजह से आप किसका प्रयोग करें, सीएनजी का, किसका प्रयोग करें। लेकिन अब ये अच्छा नहीं है भाई, ये अगर बोलता है एनसीईआरटी तो अच्छा नहीं बोलता है। कोई भी चीज सस्ता कब होता है, जब तक वह इंसान के उपयोग में नहीं आ रहा है। जैसी किसी चीजों का डिमांड अगर बढ़ जाता है तो उसकी महंगाई बढ़ जाती है, समझ रहा ना। आज सबके कह दे, आज सबके कह दे अगर कि 10 दिन के बाद प्याज कोल्ड स्टोर में खत्म हो जा रहा है, अरे छोड़ो ना भाई, उतना छोड़ो ना, नमक की बात, नमक की कहानी बार बार घटते रहती है। कह दे कि अभी जो आपको 40 रुपया में टाटा का, 30 रुपया में टाटा का नमक मिल रहा है, वो आने वाले समय में 10 दिन के बाद 500 में मिलेगा। देखो किस प्रकार से डिमांड बढ़ जाता है। इतना आपको दुकानियों वाला देना नहीं चाहेगा, समझ रहा बात को। अब अगर देवो करेगा तो कहेगा कि इतना लग, तो भाई इतना ज्यादा डिमांड बढ़ा देगा। अरे कितना बारी नमक उमक वाला गांव में होते रहता है, समझ रहा है। तो अब बताइएगा, ये कहते हैं कि डिमांड, जब तक सीएनजी का डिमांड नहीं था, गाड़ियां उड़ियां नहीं थी, सीएनजी सस्ता था। लेकिन आज के समय में 82-83 रुपया सीएनजी हो गया जी, 82-83 रुपया सीएनजी हो गया। पहले के समय में 25 और 30 रुपया में सीएनजी आता था, आज के समय में इतना हो गया। और अभी तो पूरा बिहार में सीएनजी से कई गाड़ी चलता है, सब तो डीजल पेट्रोल बस चलता है। अब बता, जिस दिन अगर बिहार में भी अगर इस प्रकार से होने लगा तो पता चलेगा अब पेट्रोल वो डीजल वो से ज्यादा ही महंगा हो जाएगा, समझ रहा है बात को। तो फिर कहोगे सर फिर क्या होगा, तो फिर पानी वाला गाड़ी आएगा। पानी वाला गाड़ी है, पानी वाला गाड़ी है, लेकिन पानी वाला गाड़ी को नहीं चलाया जाएगा। पानी वाला गाड़ी हो सकता है भविष्य में चलाया जाए, लेकिन अभी तो अगर अभी चला देगा बाबू तो मारकाट हो जाएगा इसके वजह से। सोचिए, जैसी गाड़ियां चलेगी पानी वाला, तो पानिया कैसे कहिएगा कैसे चलेगा सर, तो आप जानते हैं पानी कौची से बनता है, H2O से। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाता है ऑक्सीजन से, जल को तोड़ दिया जाता है, कोई मशीन लगल रहता है, साइंस डेवलप है भाई साहब। उसे क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, उससे हाइड्रोजन निकाल दिया जाएगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चला देगा। हाइड्रोजन से क्या कर देगा, गाड़ी चला देगा, और पीछे से धुआं के रूप में ऑक्सीजन छोड़ेगा। कितना मस्त है बताओ, काम के कामों हो गया, धुआं छोड़ रहा है ऑक्सीजन, समझ रहा है बात को। लेकिन ये चीज क्या करेगा, मतलब करप्शन क्रिएट कर देगा बाबू, इंसान को जीने नहीं देगा। अब बताओ, गरीब घर के जो इंसान रहता है, अब इसका जब जल का डिमांड बढ़ जाएगा गाड़ियों में, तो जल का भी महंगाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएंगे तो एक गरीब आदमी कम से कम भूखल प्यासल आधा रोटी खा के भरपेट पानी पी के सूतता है। अब पता चलेगा कि 40 रुपया सब्जी हो तो 50 रुपया लीटर बोतल हो पानी के, अब वो इंसान प्यासले मर जाएगा। भूखल 4 दिन रह सकते हैं, लेकिन प्यासल नहीं रह सकता है कोई इंसान। प्यासल रहो ना, एकदम ऐसा लगता है मेरे सबसे पहले पानी, सबसे पहले पानी। कोई अगर थकता हारता है तो सबसे पहले कहता है कि मम्मी रोटी लाओ, पहले हमारा पानी एकदम चाहिए एकदम, समझ रहा है। बताओ, इंसान मारा जाएगा। और भी लड़ाई झगड़ा भी होंगे। अभी अगर अचानक अगर जल वाला चल जाए, तो पता चला कि यहाँ से हमारा जाए के है नवादा, बैठलियो बस में बैठलियो, तो अगर 50 रुपया भाड़ा है, 70 रुपया भाड़ा है, कुछ भी भाड़ा रहे, 50 रुपया भाड़ा हमसे मांगा, तो हम उसको देंगे 20 रुपया ले। तो जैसे कम, अभी के समय में अगर कम भाड़ा देते हो तो फटाक से क्या बोल देता है, गड़िया पानी पर चला है, जो 20 रुपया तू दे ही तखने का वो, हाँ चला हो पानी पर, चल जरी सु गड़िया और आगे लगाओ, एक बाल्टी पनिया हम डाल देवो, नहीं देवो पैसा, जो हम एक बाल्टी पनिया डाल दे। तो ये सबसे कुछ ना कुछ समस्याएं क्रिएट होगा, सरकार पगला थोड़ी है। इसीलिए हमारे ये सब चीजों पर क्या है, रोक है। लेकिन भविष्य कौन जानता है भाई साहब। 70% इस पृथ्वी पर जल है, फिर भी हम लोग पानी के लिए तरसते हैं। सोच लो जरा, पीने योग्य पानी ही नहीं है। 70% जल है, लेकिन साइंस इतना भी डेवलप आज के समय में है कि उस 70% जो जल है उसे कन्वर्ट किया जा रहा है। कन्वर्ट कीजिए, वहां से पाइपलाइन, समुद्र से नहर खोदवा दीजिए बिहार तक, एकदम पानी यहाँ आएगा। यहाँ कुछ ऐसा मशीन बनाइए जो वह पानी क्या करे, डायरेक्ट मशीन में आवे। हम मशीन में आवे तो उससे सारे के सारे जो सॉल्ट चीज है, नमक चीज है, अलग हो जाए। नमक अलग हो जाएगा, पानी एकदम फ्रेश क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इससे हम लोग को भी फायदा हो गया, और नमक भी बन गया। तो दूसरा हम जगह से, दूसरा देश से, समुद्र के इलाका जो करता है ना पानी, नमक का उत्पादन, हमको नमक से उत्पादन से भी मतलब नमक वो अपने घर में, पानियों अपने घर में, खेत बाड़ी सब अपने घर में हो गलो, समझ रहे बात को। तो ये सब एक फायदेमंद है, आने वाले भविष्य में हो सकता है, अभी तो नहीं होगा। चलिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा ज्यादा लेक्चर हो गया इस पर, ध्यान दीजिए। तो आप समझ गए सीएनजी आपका बेटर क्यों है जी। तो पहला क्या बोलिएगा इसमें सर, क्या बोलिएगा, नॉन फ्लेमल हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कम मात्रा में बनते हैं, इसीलिए सीएनजी बेटर है। उसके बाद ओसम है,
चोरी नहीं हो सकता, चोरी नहीं होगा तो और टेंशन नहीं है। अरे यहाँ तक तो सीएनजी की अगर बात किया जाए ना भाई साहब, सीएनजी में अगर कोई भराता उराता है ना तो ये रिक्सेबल होता है। जब भी सीएनजी भराना चाहिए तो इंसान को गाड़ी से निकलना जाना चाहिए, वरना गलती से पता चला तुम बैठले है और गलती से भूई भाई हुआ ना तो अचानक से गाड़ी में आग लग जाएगा, इंसान सही तो हो जाए पर राम नाम सत्य हो जाएगा। समझ रहा है? तो ये भी आपके ये भी आपके क्या है, रिक्स है। तो सीएनजी में फायदा तो है, कहीं घाटा भी है, और सस्ता तो हम नहीं बोलेंगे भाई साहब, अभी सस्ता आओ यो 100 पार कर जी तो रुके थोड़ा सा। अगली बातें अब ध्यान दीजिएगा। तो सर कहोगे सर सीएनजी फिर भी अगर देखा जाए तो पेट्रोल के अनुसार सस्ता है, फायदामंद भी है। तो अब कहोगे सर सीएनजी सभी जगह पर प्रेजेंट क्यों नहीं है? सभी जब ऐसा सस्ता है तो हम सीरियल वाइज पढ़ते चले, अब ये सब जगह पर अवेलेबल क्यों नहीं है सर? तो इसीलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि सीएनजी के पाइपलाइन बिछाने में आवश्यकता से ज्यादा रुपया खर्च हो सकते हैं, कॉस्टली होगा, और कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान उतना रुपया खर्च करना चाहता नहीं है। पेट्रोल पंप में आदमी करोड़ रुपया में खोल देता है, लेकिन करोड़ रुपया में ना इसका एगो स्ट्रक्चर ही इसका तैयार होगा केवल, और रिक्सेबल उतने पाइपलाइन में दुनिया भर खर्च आएगा, बिछाने में आएगा। मतलब पाइपलाइन बिछाने में इसमें क्या आएंगे, काफी खर्चे आएंगे। समझ रहा है बातों को? और सभी जगह पर आप कर भी नहीं सकते हैं, मतलब सभी जगह पर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्या, क्योंकि यह क्या होता है, अधिकतम ज्वलनशील होता है बाबू, कहीं भी आग लग सकता है, फटाक फुटुक हो सकता है। समझ रहा है बात को? तो यह सभी कारणों के वजह से सीएनजी सभी स्थानों पर आपको प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। उसका रील रेगुलेशन है, आप अगर पंप खोलते हैं तो कहीं भी खोल दीजिएगा, कुछ कर दीजिए, कैसनो वातावरण कोई मतलब नहीं, लेकिन जब ये सीएनजी खोला जाएगा ना तो वहां पर उस अनुसार से वातावरण को बनाया जाएगा कि वहां पर कोई समस्याएं नहीं आए। तो खर्चा 1 करोड़ से जगह बाबू वहां 4 करोड़ 5 करोड़ लगेंगे। समझ रहा है? तो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए सभी जगह अवेलेबल नहीं है। तो बिहारों में, बिहार शरीफ में अगर बात करें तो नहीं है, एक जगह लगता है आप सुने कि इन्हें मिलता है कने, तो यानी रेलवे स्टेशन में नहीं, हम देखे नहीं है कभी, सुने हैं कि उधर मिलता है। समझा? धीरे धीरे होबे करेगा, कतनो महंगा रहे, 1 से 1 रुपया कमाए वाला आदमी, हमारा ऐसा सब थोड़ी है, बोल कोई ना कोई खोलिए देगा। आइए अगली बातें, तो क्यों है ये भी समझ गए। अब देखो अगली बातें बताते हैं बाबू। अब बातें हैं, एक बातें बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक चीजें होती है कैटालाइटिक, याद रखिएगा, कैटालाइटिक कन्वर्टर। क्या बोलेंगे? कैटालाइटिक कन्वर्टर बोले तो क्या कहेंगे? उत्प्रेरक परिवर्तक। क्या बोलेंगे? याद रखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या बोलेंगे? कैटालाइटिक कन्वर्टर। हिंदी में क्या बोलोगे? उत्प्रेरक परिवर्तक। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या बोलोगे? कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक, कैटालाइटिक कन्वर्टर। हिंदी में क्या कहोगे? उत्प्रेरक परिवर्तक, उत्प्रेरक परिवर्तक कहेंगे। कहेंगे सर ये है क्या, ये है क्या? सबसे पहले जान जाइए, ये कैटालाइटिक कन्वर्टर जो होता है बाबू, कैटालाइटिक कन्वर्टर जो होता है यह एक प्रकार का डिवाइस है। डिवाइस बोले तो यंत्र है, एक मशीन है समझ जाओ, जिसका निर्माण प्लेटिनम, पैलिडियम और रोडियम से होता है। पैलिटिनम, पैलिडियम और कुछ बोलिएगा रोडियम से होता है। ये सब एक नॉर्मल धातु नहीं है, एल्युमिनियम। समझ रहा है? महंगी धातु है। आईफोन महंगा क्यों? प्लेटिनम के कारण। समझ रहा है बात को? जो भी चीज महंगे होते हैं, वह चीज जो चीज महंगे होंगे उस समय समझ जाना कि प्लेटिनम या पैलिडियम या ये सब रोडियम वोडियम महंगी धातु का क्या किया गया होगा, इस्तेमाल। अब इसकी बात अगर करें तो कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या है, हम ये बता रहे हैं। कैटालाइटिक कन्वर्टर बोले तो उत्प्रेरक परिवर्तक क्या है? तो उत्प्रेरक परिवर्तक ऐसा डिवाइस है जिसका निर्माण प्लेटिनम, पैलिडियम या रोडियम से होता है। कोई दिक्कत यहां तक? होता है। जिसका उपयोग कौची करने में किया जाता है सर? तो जिसका उपयोग, जैसे कि कोई गाड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल रहा है, तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड को कौची में बदल देगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा खतरनाक कि कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कौची में बदल देगा? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन ऑक्साइड खतरनाक कि नाइट्रोजन खतरनाक? नाइट्रोजन ऑक्साइड खत्म। अब बताओ ये कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या कर रहा है? उसमें जो भी कोई भी चीजें हैं, उसमें जो भी कोई भी जगह है, कोई गाड़ियां है, उसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या NO2 निकल रहा है, उसको कौची में बदल दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। कौची में बदल रहा है? नाइट्रोजन में। तो आप इससे खुद समझ जाइए बाबू, प्रदूषण को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। परंतु तो कहोगे सर जब प्रदूषण को कम कर रहा है सर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी निकालता है और उसको इस चीज में बदल रहा है, तो सब गाड़ी में कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा दीजिए। तो फिर वही बात हो गया, अगर सब में लगा दीजिए तो 1 करोड़ रुपया दे दीजिए।
समझ रहा है, क्योंकि कैटालाइटिक कन्वर्टर बना कौची से है, प्लेटिनम से, पैलिडियम से और कौची से, रोडियम से। अब बताओ जिस गाड़ी में लग जाएगा ना बाबू, उस गाड़ी का कीमत 1 करोड़ रुपया चला जाएगा। समझ रहा है, महंगी धातु से बना है। इसीलिए ये सब चीजें ज्यादातर आपको रोल्स रॉयस हो गया, आपके फरारी हो गया और आपके BMW हो गया, ये सब महंगे महंगे गाड़ियां महंगा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा है। और इसके साथ साथ उसमें गाड़ियां महंगा दो करने की वजह से होता है, एक सेफ्टी के कारण, पहला सेफ्टी हो गया, और दूसरा नंबर कैटालाइटिक कन्वर्टर के कारण। अगर वो सब गाड़ियां कहीं कल्टी पल्टी भी मार देगा ना बउआ, तो एक अंदर के इंसान का दावा करता है कंपनी की, एक चोट और खरोच नहीं आएगा। बात अलग है, मर जाता है एक अलग चीज है, लेकिन कंपनी कहता है नहीं मरता है। तो ये सब बातें न, लेकिन जनरली गाड़ियां, अरे जैसे कि हम एगो टोटो पर बैठल, अगर मारते ना तब पुचुक तुचुक जीवे जने तने से। अरे नैनो कार देखा है, नैनो कार देखे हो, ओकर मुंहमा ऐसे रहता है, हाँ टाटा लॉन्च ऐसे करके मुंहमा रहता है, बस ऐसे ही रहेगा बाबू, ऐसी करके रहता है, ऐसी करके मुंहमा मोचल रहेगा, मोचल रहता है, बड़ी कस के चला था 2014-13 में ना, नैनो खूब का नैनो कार चला था। हाँ गरीब के लिए था, काहे कि गरीब आदमी का जान कीमत नहीं है, मरियो जगह तो कोई दिक्कत नहीं है, गरीब आदमी का कोई जान में कीमत नहीं है कीमत क्या? अब आप कह रहे हैं ना तो खाली बस फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, रियलिटी यही है कि गरीब इंसान के जान की कीमत नहीं है, रियलिटी हम बोल रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी और रियलिटी में अंतर है। फॉर्मेलिटी हो गया दिखावा और रियलिटी हो गया वास्तव में। कभी अभी जैसे कि हम आप लोग से अभी के चर्चा अगर हम करें तो अभी के समय में देखो रील्स बनाने वाला जो लंथपंथ होता है, जितना भी रील्स बनाएगा, और वो खास करके वो रील्स, कौन रील्स हो रहा कहते हैं, फ्रैंक रील्स कहते हैं, हो फ्रैंक रील्स, फ्रैंके ना होता है, रैंक होता है, प्रैंक होता है, अच्छा वही प्रैंक जो होता है, तो वही जो प्रैंक रील्स होता है, जो प्रैंक रील्स बा जो बनाता है सब लोग, कई गो आदमी प्रैंक रील्स में एक अमीर आदमी को शामिल करता है कोई क्या? कल हम एगो रील्स देख रहे थे, हम क्या देखे एक आदमी को कि गरीब आदमी, लड़का लड़की वहाँ पर औरत उरत बैठी है, अब वो आदमी क्या किया, एगो छोला लिया, मतलब एगो प्लास्टिक में छोला भर लिया और पैटवा में ढुका लिया, छोला भर के फिरिया पैटवा में ढुका लिया, और ऐसे करके ना वो आदमी तर चल गया, गरीब आदमी है, वहाँ चल गया, अब बोला ना कि भैया लेटरिन लगल है, पैखाना है, लेटरिन लगल है, ऐसी करते लेटरिन लगल है, आप करते करते इबला कस के दाब दिया, तब पैटवा से निकल गया, छोलवा पूरा निकल गया, और छोलवा निकल गया, गरीब आदमी बेचारा, क्या यार तुम छी क्या काम कर दिया, एकदम ऐसे हट गया, उसका जितना भी सामान बिखरा पड़ा था सारा सामान पर छोला तोला पड़ गया बाबू, एक शब्द बेचारा नहीं बोला क्योंकि गरीब था। वही अगर तुम अमीर आदमी के पास करता, मार जूता हौक देता ना कि तुरा थनमा तक हौकते ले चल जाता। क्या गलत बोल रहे हैं? गरीब आदमी का कीमत है, समझो इससे। अरे है क्या? अरे यही नहीं, एक तो ऐसा हम रील्स देखे, उसमें तो और हद हो गया, वहां देखो मानवता दिखता है जी। एगो क्या देखे, एगो इंसान क्या करता है कि लड़का पूरा हाथ को अपना अंदर ढुका लेता है, मतलब वो बहाना करता है कि मेरा हाथ नहीं, भगवान करे उसका हाथ रियल में नहीं रहे, ऐसे करके हाथ उसका नहीं है, ऐसे करके बना लेता है, और एक हाथ रहता है और एक हाथ में बोतल ले रहता है, और पैटवा ऐसे कैले रहता है, और वो जाता है आदमी के पास, कहता है ना भैया हम पैखाना कर लें, जैसे धो दीजिएगा, और रख के गरीब आदमी के पास गया, अमीर आदमी के पास जाएगा, साला रे धो दीजिएगा, ऐसा से धोबो कि जीवन भर याद रहता हो। और उसका मानवता देखो उस गरीब आदमी का, उसका देखा कि हाथ नहीं है तो कहता है ना ठीक है कने धोइएगा, तो वो नहीं धोएंगे, तो लाइए बोतल लाइए, हम पानी ढार देंगे, धो लीजिएगा। रियलिटी, पानी लाइए हम ढार देंगे, आप धो लीजिएगा। सोचो गरीब की मानवता देखो, ऐसे करके। ये तो कोई जो फ्रैंक वीडियो होता है वह कोई स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है। अब उस प्रकार से बोल रहा है पानी ढारेंगे आप धो दीजिएगा, तो ये कह रहा है ना पनिया हम ढार लेंगे, धो आप दीजिएगा। बताओ तो गरीब आदमी को दाज रहा है कि नहीं दाज रहा है? बेचारा एक शब्द कुछ नहीं बोल रहा है, एक शब्द नहीं। यहाँ पर गरीब आदमी की मानवता दिखा, यही अगर अमीर आदमी के बोलता दोहां देता कि नहीं। तो हम यही कहना चाहते हैं, गरीब आदमियों का जान का कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है। वही अमीर आदमी के करे साला मार के मुंह में कनमा ऐसा से फुलाएगा कि जीवन भर। प्रैंक क्या होता है ना, प्रैंक को अगर मुंह से प्रैंक निकलने लगेगा, समझ रहा है? ऐसी कहानियां हैं। तो ये सब महंगी महंगी गाड़ियों में महंगे लोगों का जान का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बढ़िया होता है, इसीलिए प्रोटेक्शन भी और अच्छा चीज़ें भी इसको चाहिए भाई साहब।
चलिए हम लोग तो भाई मोटरसाइकिल पर लंद फन लुंडी सुतरी पर हल्का फल्का टोटो पर घूरे वाला आदमी कन्हू से मार देगा, दोनों पट्टी से बुचका देगा तो हम पिचक जाएंगे, बीच में सट जाएंगे, ऐसा होता है। चलिए गरीब ही है बउआ, सरकार हिला सकलिए हमनी सब, लेकिन हम लोग समझेंगे तब तो, ऐसा से हिला देंगे कि जो गरीब आदमी कर सकता है वो अमीर करेगा जी। अमीर केवल पैसा से है, समझ रहा है, गरीब ताकत से होता है, बुद्धि से होता है, और पर्यावरण को झेल सकता है। अगर तू हमरा भेज दही जरा अमेजोन के जंगल 20 दिन रह जीबो, एगो पोल्ट्री के बाल बच्चा ओरा भेज दही जरी 20 दिन के लिए, वो 3 दिन में अगर कटुअरियन सोझा नहीं हो गए तो फिर तू हमरा कह दही, अब हम ज्यों के त्यों हरियर रह जीबो एकदम। गरीब हैं जिससे क्या भाई साहब, पर्यावरण में कैसे जीना है हमको पता है। ध्यान दीजिए। अब अगली बातें, नेक्स्ट बातें, व्हीकल फ्यूल पॉलिसी, वाहन ईंधन नीतियां। देखो बाबू, वाहन की ईंधन कुछ नीतियां लाई गई, वाहन ईंधन नीतियां लाई गई, मतलब इतना प्रदूषण फैल रहा था। अब जैसे कि हमने बोला कि इतना सारा प्रदूषण फैल रहा है, तो सब गाड़ी तो इस प्रकार से कैटालिस्ट का प्रयोग नहीं ना कर सकता है। अरे सब गाड़ी प्रयोग करेगा जी, सब कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग करेगा, कुछ तो नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए कुछ क्या लाई गई, वाहन ईंधन नीतियां लाई गई। क्या लाई गई, वाहन ईंधन नीतियां। अब वाहन ईंधन नीतियां क्या है सर, वाहन ईंधन नीतियां, वाहन ईंधन नीतियां अर्थात कहो कि लोगों को मार्गदर्शन सिद्धांत दिया गया, अर्थात मानक दिया गया, कहा गया। देखिएगा, याद रखिएगा 3 मानक होते, वाहन ईंधन नीतियां के कितने मानक, 3 मानक, याद रखिएगा। वाहन ईंधन नीतियां के कितने मानक, पहला क्या बोलोगे, यूरो 3 मानक, यूरो, दूसरा क्या कहा गया, यूरो 2 मानक। यूरो 2 मानक को आप क्या कह सकते हैं, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज, और अगला क्या है, इंडिया स्टेज 4, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज। तो आप याद रखिएगा ईंधन नीतियां के कितने मानक हैं, तो आप कितने मानक बोलिएगा, 3। ईंधन नीतियां के कितने मानक, वाहन ईंधन नीतियां के कितने मानक, अर्थात मार्ग सिद्धांत कितने हैं, 3, मार्गदर्शन सिद्धांत कितने, पहला क्या, यूरो 3। तो कहिएगा यूरो 3 स्टैंड जो है सर, यह कैसा मार्गदर्शन सिद्धांत है। यह कहता है, यूरो 3 स्टैंड कहता है, सरकार के द्वारा जो लाया गया, यह कहता है कि जो भी आप डीजल का प्रयोग कर रहे हैं, वह डीजल में सल्फर 350 ppm होना चाहिए। यदि पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं तो पेट्रोल में कितना होना चाहिए, सल्फर 150 ppm होना चाहिए। बोलिएगा डीजल में कितना ppm होना चाहिए, सल्फर 350, और पेट्रोल कितना होना चाहिए, 150 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। यदि इतना है तो वह वायु को ज्यादा प्रदूषित नहीं करेगा। मतलब इतना अगर सल्फर ppm की मात्राएं हैं पेट्रोल और डीजल के अंदर, पेट्रोल और डीजल के अंदर, तो ज्यादा वायु को प्रदूषित करेगा लेकिन उतना प्रदूषित नहीं करेगा। और ये इतना अगर रहता है बाबू, तो माइलेज भी गाड़ी क्या होगा, अच्छा खासा देगा, माइलेज भी क्या होंगे, अच्छे खासे देंगे। जैसे कि आप अगर जाते हैं तेल उल भराने के लिए, तो आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग देखिएगा जीरो कैलको कि नहीं कैलको, यही देखेगा। और कितना ज्यादा जाते देखेगा तो कितना रुपया लीटर दे रहा है, लेकिन उसमें आप देखिए पीपीएम की मात्रा, 4 डिस्प्ले लगल रहता है उसमें, वहां पर पीपीएम की मात्रा भी कुछ बताते हैं कि डीजल में कितना पीपीएम, इसका मतलब वो बता रहा है कि सल्फर की मात्रा कितना यूज किया गया है। अगर कोई डीजल में 350 पीपीएम की मात्रा डाला गया सल्फर, तो वह माइलेज अच्छा खासा देगा। पेट्रोल की अगर बात करें तो 150 पीपीएम अगर सल्फर डाला गया है तो वह क्या देगा, वह भी माइलेज अच्छा खासा देगा। तो ये देखें, ये नहीं देखें कि कितना लीटर ये है, पता चलो ठीक हो सस्ता तो दे रहा है लेकिन ये पीपीएम घटल हो। अब बताओ वैसी अवस्था माइलेज क्या हो जाएगा, गिरेगा, माइलेज गिर जाएगा। तो सस्ता दिल को तो फायदा किए से मार को पीपीएम गिरा के, समझ रहा है बात को। तो ये दिक्कत होगा। तो ये जो नियम लाया गया था, डीजल में इतना होना चाहिए, पेट्रोल में इतना होना चाहिए, ये मार्गदर्शन जो सिद्धांत लाया गया, ये कौन सी वाहन ईंधन नीतियां में लाया गया, यूरो 3 स्टैंड में, यूरो 3 स्टैंड में। तो सर यूरो 2 में क्या लाया गया सर, सिंपल सी बात, वही बात, इसमें कहा गया कि सल्फर की मात्रा ईंधन में और क्या करो, कम करो। जो अभी था ना, पेट्रोल में कितना था, पेट्रोल में कितना 150, डीजल में कितना, डीजल में 350 पीपीएम और पेट्रोल में 150। तो ये जो था, ये बताइए कौन नीति कहता है, यूरो 3, यूरो 3 कहता है। तो उसके बाद यूरो 3 स्टेज कहता है। तो यूरो 2 स्टेज फिर अगली नीतियां लाई गई। अगली नीतियां में कहा गया कि पेट्रोल और डीजल में जो 150 और 350 प्रकार के यूज कर रहे हैं, पीपीएम की मात्रा को और क्या कीजिए, कमाइए। पीपीएम की मात्रा बोले तो सल्फर की मात्रा को और क्या कीजिए, कम कर दीजिए। ये कहां लगाया गया जी, भारत में ये कानून लगा। और भारत में ये कानून नहीं है, भारत में यूरो 2 स्टैंड वाला नियम नहीं है, इसे याद रखिएगा।
आप याद रखिएगा, इनमें से कौन सा मानक भारत में लागू नहीं है? ऑप्शन दे देंगे तो आप क्या मारिएगा? यूरो सेकेंड स्टैंड, यूरो सेकेंड स्टैंड, या फिर क्या कहिएगा? इंडिया स्टेज सेकेंड। इंडिया, ये भारत में लागू क्या कहता है कि जो आप पेट्रोल में 150 ppm और डीजल में 350 ppm सल्फर की यूज कर रहे हैं, उसकी मात्रा को आप क्या करें? और कम करें। जो भारत में यह यूरो सेकेंड मानक लागू नहीं है। अब आइए जरा, अब इंडिया स्टेज 4 ये भारत में क्या है? लागू है। और ये सभी वाहनों पर लागू है, चाहे वह 4 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, सभी में लागू है। कौन जी? इंडिया स्टेज 4। और कब लागू हुआ था? अप्रैल 2017 में पूरे भारत में लागू है, हर एक राज्य में लागू है जी। मतलब आपसे कह देगा पूरे भारत में कौन सा ईंधन वाहन नीतियां का मानक लागू है, तो आप क्या कहिएगा? इंडिया स्टेज 4। इंडिया स्टेज कौन वाहन पर? सभी वाहनों पर, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, सभी व्हीलर पर पूरे के पूरे लगे हैं। आई लागू कब हुआ था ये याद रख लेना। ये पूछे गए हैं अप्रैल 2017, अप्रैल 2000, हाल फिलहाल कोरोना से पहले की बात है, लागू किया गया। वायु प्रदूषण से इस सबसे क्या होते हैं? कम होते हैं। समझ रहा है? चलिएगा, भारत में उत्सर्जन मानक, ये आपने डेटा आपको दे दिए। हाँ, अब एक छोटी सी बात रह गई है, एक आखिरी सा टॉपिक। सन 1981 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। कितना ईस्वी में? सन 1981 ईस्वी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या लागू किया गया था? तो बताइएगा, वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रण करने के लिए बताइए यह नियम कब लगा था? सन 1981 ईस्वी में लगा था। लेकिन इस नियम में 1987 ईस्वी में क्या किया गया? संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब समझता है? जैसे कि इस पर हम 3 नियम लगेले हैं, फलना नियम, फलना नियम, फलना नियम, एक नियम और लगा दिए, मतलब समझे कि नहीं नियम काम लायक नहीं। संशोधन का मतलब होता है लगाना कि 3 नियम लगेले थे ना, तीसरा का नियम नहीं अच्छा, इसको हटा दो, चौथा नियम अलगा नियम डाल दो, मतलब या फिर रहने दो, एगो और डाल दो, कुछ भी हो सकता है। तो संशोधन किया गया और संशोधन करके कहा गया कि साउंड पॉल्यूशन भी आपका एयर पॉल्यूशन होता है। साउंड पॉल्यूशन भी एयर पॉल्यूशन होता है, अर्थात साउंड पॉल्यूशन भी एक प्रकार का एयर पॉल्यूशन है। साउंड पॉल्यूशन भी एक प्रकार का एयर पॉल्यूशन है। तो बताइएगा, इस हमारा साउंड पॉल्यूशन भी एयर पॉल्यूशन है, यह कब जोड़ा गया था इस बातों को? 1987, 6 साल के बाद, 81 के 6 साल बाद हमारा जोड़ा गया था कि वायु प्रदूषण फैलाने का एक कारण और है, अगर साउंड अगर तेज करके कुछ बजता है तो वह भी वायु को क्या करता है? प्रदूषण। तो ये संशोधन करके दिया गया था। जबकि अगर कहेगा वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया? बोलिएगा, वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब? वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम। लेकिन इसमें संशोधन कब किया गया? 1986 में। संशोधन करके कौची को ऐड कर दिया गया? साउंड पॉल्यूशन को भी एयर पॉल्यूशन में क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया, और कहा गया साउंड पॉल्यूशन भी एक क्या है? एयर पॉल्यूशन है। अब यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे? साउंड पॉल्यूशन अब छोटा छोटा है, ये एयर पॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा था। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हो गई इसकी बातें, इसकी कहानियां समाप्त। अब आपको डीजे बजाने पर रोक होगा। हॉर्न चोंगा नहीं बांध सकते हैं, बियाह कीजिए लेकिन ढोलक पर कीजिए। ऐसा नहीं कि 4 गो ऊपर में हॉर्न बांध दिए, कस का डिगडिगा दिए धर के एकदम, समझ रहा है?